the part 4th of the end of biopolity class 10th political science chapter 1। तो हम ऑलरेडी सारे जो 3 पार्ट्स हैं उसमें कवर कर चुके हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और जितनी भी पिक्चर्स थी उसके बारे में हम कवर कर चुके। जो कॉन्सिक्वेंस था शॉक थेरेपी का वो भी कंप्लीट कर लिया। तो आज ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा इंडिया जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशन है इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट एंड लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 1। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट है उससे स्टार्टिंग होती है। जब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस निकल गए शॉक थेरेपी की बात, तो शॉक थेरेपी वहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए, जैसे कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट। बहुत जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट आए और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थे जो सिविल वॉर के रूप में हुए। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थे जहाँ पे मिलिट्री का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी वहाँ पे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट आए जिसमें आउटसाइड पावर्स थी उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 हम इसको पार्ट में डिवाइड करके ही फिनिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, रशिया का एक एग्जांपल लेते हैं टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का। रशिया के अंदर 2 रिपब्लिक थी जिनका नाम था चेचन्या और डागेस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ। सक्सेशनिस्ट मतलब सेपरेट होने के लिए मूवमेंट हुआ। ये कहीं ना कहीं पार्ट थे पहले, ठीक है, रशिया के, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना स्टार्ट हो गए, वॉयलेंस स्टार्ट हो गया था। और मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है उसका एक मेथड था जिसने चेचन जो रेवल्स थे, ठीक है, वहाँ पे जो रेवल्स थे उनके साथ डील करने के लिए क्या किया कि बॉम्बिंग का यूज़ किया। बॉम्बिंग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि बॉम्ब्स वगैरह का यूज़ किया ताकि जो मिलिट्री पावर है उसका भी यूज़ किया ताकि जो रेवल्स हैं तो उनको रोका जा सके सक्सेशनिस्ट मूवमेंट करने से, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट का भी वायलेशन हुआ वहाँ पे। और इसकी वजह से जो एस्पिरेशन थी इंडिपेंडेंस की वो भी ख़त्म हो गई। तो ये सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे। उसके बाद हम क्या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया में क्या था, जो ताजिकिस्तान था, तो ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चलता रहा, कम से कम 10 सालों तक चला, 2001 तक। क्योंकि हमें पता है कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का। बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने इसे। अब क्या हुआ, सीधा कहाँ पे आते हैं, 2001। मतलब कि ये 10 साल के बाद क्या हुआ, जो ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चलता ही रहा 10 सालों तक लगातार। ये जो रीज़न था पूरा का पूरा एक सेक्रेटरियल कॉन्फ्लिक्ट के अंडर था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेक्रेटरियल कॉन्फ्लिक्ट किस कंट्री में था, वो था ताजिकिस्तान में। ठीक है, जो अज़रबैजान है, ठीक है, एक प्रोविंस था। और देखो पहले तो हमने सेंट्रल एशिया का एग्जांपल ले लिया ताजिकिस्तान का, उसके बाद अजरबैजान का ले सकते हैं। वो एक वहाँ पे एक प्रोविंस था जहाँ पे नागोर्नो काराबाग के लोग रहते थे जो लोकल अर्मेनियन थे। उन्होंने क्या किया, अब अर्मेनिया ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि अजरबैजान को छोड़ के वो अर्मेनिया जाने लगे। तीसरा हमें इसी में तीसरा पार्ट क्या है, जॉर्जिया का। जॉर्जिया में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे मूवमेंट होने लगे। जॉर्जिया में जो दो प्रोविंस थे वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। ठीक है, जॉर्जिया के 2 प्रोविंस के अंदर सिविल वॉर हुआ, जिसकी वजह से एक रिजल्ट रहा किसका, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का। कहाँ पे, जॉर्जिया में। देखो जैसे कि यहाँ पे ताजिकिस्तान में हो गया, अज़रबैजान में हो गया, जॉर्जिया में भी वही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, सोवियत यूनियन के पार्ट एक समय पे थे। ठीक है, सोवियत यूनियन के बाद उन्हें कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। उसके बाद देयर वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स ऑफ यूक्रेन में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आए। अर्जिगिस्तान में भी कॉन्फ्लिक्ट आए। उसके बाद जॉर्जिया में भी कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से देखने को मिले। जी कंट्रीज़ थी यहाँ पे, जो प्रोविंस थे उनकी फाइटिंग किसके लिए थी, रिवर वाटर के लिए। तो ये जो प्रोविंस हमने पढ़े इनकी जो फाइटिंग थी रिवर वाटर के लिए था। ऑल दिस हैड लीड टू द इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर सिटीजन्स। जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद आता है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स रिसोर्सेज पाए जाते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता था इन कंट्रीज़ को। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि जोन था कंपटीशन का बिटवीन द आउटसाइडर। ठीक है, जो आउटसाइडर पावर थी और जो ऑयल कंपनीज थी उनके बीच कंपटीशन होता था। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स था
उनके भी उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हमको बहुत ज़्यादा मिलते थे। उसके बाद कुछ ऐसे रीजन थे जैसे रशिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और जो वेस्ट एशिया के क्लोज कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये जो रीज़न है ना, जो हमें पता है सेंट्रल एशिया, वो इन कंट्रीज़ के आसपास है, ठीक है। और हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 11 सितंबर 2001 द यूएस वांटेड मिलिट्री बेसिस इन द रीजन एंड पेड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड हायर बेसिस टू अलाउ एयरप्लेन्स टू फ्लाई ओवर द टेरिटरी ड्यूरिंग द वॉर्स इन अफगानिस्तान इराक। तो एक इंसिडेंट हुआ था एक समय पे 11 सितंबर के टाइम पे, 2001 की बात है। उसके बाद क्या हुआ, यूएस चाहता था कि सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वहाँ पे वो उसका मिलिट्री बेस को रखे, ठीक है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है पे करे इसके लिए, वो गवर्नमेंट को पे भी करेगा, ठीक है। हायर करना चाहता था बेसिस को, ताकि जो एयरप्लेन्स हैं और फ्लाई ओवर्स हैं फ्लाई कर सके टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। ताकि जो अफ़गानिस्तान और जो इराक के बीच अगर उसे वॉर करना है किसको, यूएस को, तो वो इजीली कर सके। लेकिन जो रशिया था वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था, बिकॉज जो रशिया था वो नियर अब्रॉड में पड़ता था। उसका ये कहना था डैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस, कि जो सेंट्रल एशिया है उसको रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि वो जो रीज़न था, रशिया के पास में ही तो सेंट्रल एशिया पड़ता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चाइना का भी इंटरेस्ट है, वो भी ऑयल रिसोर्सेज के लिए था रिलेटेड टू द सेंट्रल एशिया, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ जो है ना, उसने क्या किया, कहीं ना कहीं अपने जो सेटल करना स्टार्ट कर दिया बॉर्डर्स, और जो कंडक्ट ट्रेड वगैरह स्टार्ट कर दिया सेंट्रल एशिया के साथ, ताकि इसको भी बेनिफिट हो सके, ऑयल वगैरह जो अदर रिसोर्सेज हैं उसको ईजिली वो कॉन्कर कर सके, इसलिए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई, ठीक है। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट चलता गया, पहले रशिया में हुआ, सेंट्रल एशिया में, ताजिकिस्तान, अज़रबाईजान में हुआ, जॉर्जिया और यूक्रेन, इन सभी जगहों पे हुआ। सेंट्रल एशिया में भी हमें कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, क्योंकि रशिया की डिमांड अलग है, यूएस की डिमांड अलग है। उसके बाद कहाँ पे आते हैं, उसके बाद सेंट्रल एशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की बात है, सेंट्रल एशिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे चेकोस्लोवाकिया है वो पीसफुली स्प्लिट हो गया। पहले एक ही कंट्री था चेकोस्लोवाकिया, वो पीसफुली स्प्लिट हो गए दो कंट्रीज़ के अंदर, चेच, ठीक है, स्लोवाक्स। ये फॉर्म कर ली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही पीसफुली ये सब कुछ हो गया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और जो प्रॉब्लम हमें कहाँ मिलती है, बाल्कन रीजन में। बाल्कन रिपब्लिक है ना यूगोस्लाविया का, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखती है। कैसे, जैसे कि 1991 की बात है, इट ब्रोक अपार्ट विथ सेवरल प्रोविंस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, ठीक है। लेकिन देखो, स्लोवाक का रीजन था जिसे हम यूगोस्लाविया कहते थे, अब वो टूट गया, ठीक है। वहाँ पर भी क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, लेकिन डिवीज़न पीसफुली नहीं हुआ, डिवीज़न में प्रॉब्लम आई। कैसी प्रॉब्लम, जैसे कि ये जो कंट्री था ना यूगोस्लाविया, वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। क्रोएशिया पहला तो नाम है, स्लोवेनिया, बोस्निया, अज़रबाईजान, ठीक है। डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, वो क्या किया, इन सभी ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। एथनिक सर्ब्स की बात करी जाए तो वो अपोज कर रहे थे इसका, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैस्कर, और जो नॉन सर्ब बोस्निया के थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डेथ वगैरह, ठीक है, किलिंग, असैसिनेशन, ये सब कुछ हुआ। नाटो इंटरवेंशन भी हुआ, मतलब नाटो फोर्सेस, यूएस की फोर्सेस ने भी यूगोस्लाविया में इंटरफेयर किया, ठीक है। वॉर्मिंग तक हुई यूगोस्लाविया में, एक इंटर एथनिक सिविल वॉर तक चला यूगोस्लाविया में। तो हर जगह पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी इसमें हमें पता चलता है। उसके बाद एम्बेडेड इन द हिस्ट्री द थ्रेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शन, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक है, ये सेकेंड पार्ट है। तो हमने पूरा इसमें कवर कर लिया अबाउट द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद क्या आता है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का क्या रिलेशन था। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत ही अच्छे रिलेशन सभी के साथ, जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी ना, 15 कंट्रीज़ हैं टोटल, ठीक है। 15 कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे उसके रिलेशन रहे, ठीक है। लेकिन स्पेशल रिलेशन हर किसी के साथ होते हैं। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन था इसका, वो रशिया के साथ रहा, ठीक है। इंडिया और रशिया का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन रहा है। इंडियाज़ रिलेशंस विद रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, ठीक है। इंडिया और रशिया रिलेशन अगर हम बात करें किस तरह से हम डिफाइन कर लें, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री जो है हम दोनों कंट्रीज़ की, वो ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। हम लोगों के परसेप्शन है ना, वो पॉपुलर परसेप्शन पे बेस्ड है। अगर हम बात करें इंडियन हीरोज़, जैसे कि राज कपूर है, अमिताभ बच्चन हैं,
ठीक है। तो ये लोग क्या है ना, हाउस होल्ड जो नेम्स हैं, रशिया में भी ऐसे नाम रखे जाते हैं, मतलब कि हमारी कंट्री से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी गई हैं, जैसे हमारा कल्चर है, हमारे कंट्रीज़ के जो हीरोज़ के नेम है वहाँ पर भी रखे जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ हैं उसमें भी ये देखा गया है। और वैसे भी बहुत सारी जैसी फिल्म्स हैं, इंडियन फिल्म्स और जो सॉन्ग्स हैं वहाँ पर भी बजाए जाते हैं। इंडिया कहीं ना कहीं एक मेमोरियल है, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी मेमोरी, पॉपुलर मेमोरी की तरह काम करता है। किसके लिए? रशिया के लिए। रशिया और इंडिया अगर हम बात करें तो इनका एक विज़न है मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसका हम अगर हम बात करें रशिया और इंडिया के अगर रिलेशन पूछ रहा है तो हम पहला तो इसमें ये बता देंगे कि दोनों में कॉमन परसेप्शन में ये आता है कि इंडिया और रशिया दोनों ही मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर को रखना चाहते हैं। व्हाट दिस मीन बाई मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर? एक मतलब होगा, मतलब कि हम हर कंट्री को कहीं ना कहीं पावर हो, ठीक है, हर कंट्री के पास अपना पावर हो, तो इसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद आता है कहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। अगर हम ऑर्डर और को एग्जिस्टेंस की बात करें, बहुत सारी जो सेवरल पावर्स रहे, ठीक है, तो इसका ये भी कहना है कि इंटरनेशनल सिस्टम है और जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, ठीक है, ये सब कुछ जो थ्रेट है कंट्रीज़ में, अगर देखो कोई कंट्री है, एक कंट्री है, उसको कोई थ्रेट मिल रहा है, उसको कहीं से वॉर होने की संभावना है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ये एक तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए हर एक कंट्रीज़ का, ताकि वॉर वगैरह कम हो। तो ये एक विज़न की तरह फॉलो किया जाता है, ठीक है। ग्रेटर रीजनलिज्म को फॉलो करता है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट को फॉलो करता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज़। ये जो है ना, इन लोगों का ये भी कहना है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि यूएन है, ठीक है। यूएन हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इंटरनेशनल बॉडी है यूएन, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि यूएन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये चाहते हैं। थर्ड हम पॉइंट ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो चाहते हैं, ठीक है। वो कलेक्टिव रिस्पांस भी चाहते हैं। उसके बाद क्या है, वो यूएन बॉडी जो है वो चाहते हैं कि और स्ट्रॉन्ग हो, डेमोक्रेटाइज्ड हो, ठीक है, एम्पावर्ड हो। फोर्थ हम ले लें, फोर्थ क्या है, कम से कम 80 से ज़्यादा बाईलैटरल एग्रीमेंट हो चुके हैं इंडिया और रशिया के बीच में। 80 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बाईलैटरल मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं बाईलैटरल एग्रीमेंट। तो 80 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया और जो रशिया जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हुआ है 2001 का, एक एग्जांपल की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इंडिया और रशिया में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आते हैं, इंडिया जो स्टैंड करता है, ठीक है, इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है रिलेशन बिटवीन द रशिया विद द रशिया। जैसे कि अगर हमारे इश्यूज़ आए, जैसे कश्मीर का एक इशू रहा है, ठीक है, बहुत पहले, फिर एनर्जी सप्लाई का इशू है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल टेररिज्म, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है रशिया से। और जो सेंट्रल एशिया है तो हमें उससे भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है, बैलेंस करने में रिलेशन। रशिया स्टैंड करता है जो फ्रॉम द रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन जो मिलिट्री है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर कहाँ से लेती है? रशिया से। हम हार्डवेयर कहाँ से लेते हैं? रशिया से। पाँचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है, इंडिया जो है वो ऑयल भी इंपोर्ट करती है रशिया से। रशिया से एक इम्पॉर्टेंट हमारे रिलेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया है, ऑयल क्राइसिस आया था इंडिया में, ठीक है, 1973 के टाइम पे आया था ऑयल क्राइसिस, ठीक है। तो उस टाइम पे किसकी हेल्प ली थी? इंडिया की हेल्प किसने करी थी? रशिया ने। इंडिया जो है अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी कहाँ से इंपोर्ट करता है? रशिया से करेगा, ठीक है, या फिर कजाकिस्तान से करेगा, तुर्कमेनिस्तान से करेगा। एक कॉपरेशन हमेशा चलता रहता है इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद कॉपरेशन है बहुत सारी रिपब्लिक्स में, उसका पार्टनरशिप और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी, ऑयल फील्ड में भी ये लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। रशिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स में, ठीक है। इंडिया और जो स्पेस इंडस्ट्रीज है उसमें भी बहुत हेल्प करता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट जो हुआ था इंडिया में, ठीक है, जब इंडिया को इसकी आवश्यकता थी, नीड थी, तो क्या हुआ था? रशिया ने इंडिया की हेल्प करी थी। तो हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बिटवीन द रशिया एंड इंडिया। जो रशिया और इंडिया है वो बहुत सारी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में भी एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इंडिया और रशिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ओवरऑल देखा जाए, ठीक है।
और उसके बाद आता है कि हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, टेंशन कॉन्फ्लिक्ट क्या रहे, ठीक है, हम ये भी कंप्लीट कर चुके। और हमने पूरा ये रशिया के साथ रिलेशन हमने कवर कर लिया। अगर हम रशिया के रिलेशन हम कुछ वर्ड्स में बताएं तो पहला तो हम एग्जाम्पल के साथ ले लें, जैसे कि इंडिया और रशिया हमेशा ट्रस्ट वर्दी रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट रहा है। इंडिया और जो रशिया है दोनों का एक ही काम है, मतलब एक ही परसेप्शन है कि मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि जो पावर्स इंटरनेशनल सिस्टम में होनी चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, कलेक्टिव रिस्पांस भी होना चाहिए। और यूएन का वो स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी वो चाहते हैं, ठीक है। 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। इंडिया को जब भी दिक्कत थी, जैसे कि एनर्जी सप्लाई है और इंटरनेशनल टेररिज्म है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इन सब में हेल्प किया है, ठीक है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। उसके बाद रशिया को भी इंडिया के रिलेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे इंडिया सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट एक इम्पोर्टर भी है हार्डवेयर का, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट भी करता है, ठीक है। इंडिया जो है वो हेल्प भी करता है। इंडिया को जब ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो रशिया ने हेल्प किया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट भी हैं। तो ओवरऑल यही है इस चैप्टर में। ओवरऑल हमने 4 पार्ट्स में ऑलमोस्ट इन 4 पार्ट्स वी कवर्ड होल चैप्टर, ठीक है। लाइन टू लाइन पूरा एक्सप्लेन किया है। जितने भी बॉक्सेस थे हमने, जितने भी लीडर्स हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, डेट्स को भी हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। और जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर थी डेट वाज गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, तो वो भी हमने ईजिली कवर कर लिया। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज एनी क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पार्ट, सो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल आई थिंक, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आई होप दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।